नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के इतिहास में पहली बार महाराणा प्रताप नगर के कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज ने यूवी ट्रेनिंग के साथ मिलकर एक दिवसीय वीएफएक्स स्पेशल इम्पैक्ट एंड एनिमेशन की कार्यशाला का आयोजन आर्यभट्ट कॉलेज परिसर में किया गया। इस कार्यशाला के तहत विद्यार्थियों को वीएफएक्स की टर्म, उसमें भविष्य और इस दिशा में कैसे बेहतरीन भविष्य बना सके, ऐसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। वीएफएक्स से फिल्मों में आपने अक्सर ऐसे कई सीन देखे होंगे जिनको देखकर आप हैरान रह गए होंगे और आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं खुद से ये सवाल जरूर पूछा होगा कि वीएफएक्स क्या है, कैसे होता है और क्या इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज है। वीएफएक्स से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए अजमेर के इतिहास में पहली बार महाराणा प्रताप नगर के कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज ने यूवी ट्रेनिंग के साथ मिलकर एक दिवसीय वीएफएक्स स्पेशल इम्पैक्ट एंड एनिमेशन की कार्यशाला का आयोजन आर्यभट्ट कॉलेज परिसर में किया, जिसके तहत यूवी ट्रेनिंग की ओर से विद्यार्थियों को वीएफएक्स से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए गए। इस कार्यशाला के तहत विद्यार्थियों को वीएफएक्स की टर्म, उसमें भविष्य और इस दिशा में कैसे बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं, ऐसे कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। कॉलेज के एकेडमिक डायरेक्टर गिरीश कपूर ने बताया कि दुनिया भर में एआई फील्ड में स्कोप बढ़ता जा रहा है। आर्यभट्ट कॉलेज की ओर से हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि विद्यार्थियों को नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, जिससे कि कॉलेज से निकलकर विद्यार्थी पूरे विश्व में अपना परचम फहरा सके। इसी क्रम में आज वीएफएक्स कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें यूवी ट्रेनिंग ने विद्यार्थियों को वीएफएक्स के बारे में गहनता से जानकारी दी। यूवी ट्रेनिंग के वीएफएक्स आर्टिस्ट लक्ष्मी नारायण सेन ने बताया कि वीएफएक्स की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। बताया कि भारत में दक्षिणी क्षेत्रों में इसका प्रचलन बेहद अधिक है। यूवी ट्रेनिंग के वीएफएक्स आर्टिस्ट लक्ष्मी नारायण सेन ने बताया कि वीएफएक्स की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। बताया कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में इसका प्रचलन अधिक है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी इसके प्रचलन को प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों को वीएफएक्स की टर्म, उसमें भविष्य, इस दिशा में कैसे बेहतरीन भविष्य बना सके, इन संपूर्ण विषयों पर चर्चाएं की गई। गिरीश कपूर, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ आईटी, आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपका स्वागत करता हूं। आज हमने यू मीडिया के साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वीएफएक्स के ऊपर। आजकल हम लोग सभी जानते हैं कि आईटी का डे बाय डे स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक ऐसा ही इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वर्डप्रेस अवेयरनेस का। उसी सीक्वेंस में आज हमने एक और प्रोग्राम अरेंज किया जिसका नाम था वीएफएक्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। तो यू मीडिया की टीम की तरफ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने कॉलेज के अंदर ये फर्स्ट इवेंट अजमेर के अंदर कराया है हमने। और इस इवेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। उन्हें आज जो नॉलेज मिली वो काफ़ी अच्छी इस इंडस्ट्री के रिलेटेड जो चीज़ें मिली, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आज उनको काफ़ी कुछ पता होगा इसके बारे में, पर आज जो सेमिनार हुआ उसके बेसिस पे उन्होंने इस टर्म्स को समझा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें क्या ऐसे बच्चा ग्रो कर सकता है, किन चीज़ों पे अपना कमांड कर सकता है। ये आज हमारी टीम के द्वारा और जो लक्ष्मी नारायण जो स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं हमारे, तो उन्होंने इसमें बताया। और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के बाद बच्चा जो है अपना आगे चल के अपना करियर को बिल्डअप कर सकता है, उसको हेल्प करेगा। हमेशा से आर्यभट्ट ग्रुप ने कोशिश की है कि बच्चों को जो आजकल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसके ऊपर बच्चों को अवेयर किया जाए, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स किए जाएँ। तो उसी सीक्वेंस में आज ये प्रोग्राम किया गया। मैं थैंक्स करता हूँ आर्यभट्ट टीम को भी और थैंक्स करता हूँ यू मीडिया टीम को भी, जिन्होंने आज एक अच्छा इवेंट कराया और बच्चों ने बहुत कुछ इसमें लर्न किया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज आर्यभट्टा कॉलेज और यू ट्रेनिंग्स की तरफ से हमने एक सेमिनार किया था आर्यभट्टा कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर हमने वीएफएक्स के सेमिनार के लिए हमने अवेयरनेस फैलाई थी कि वीएफएक्स क्या होता है। वीएफएक्स अभी बाहर की इंडस्ट्री के अंदर ही अवेलेबल है। लाइक अगर हम साउथ इंडिया में जाए उधर ही उसका स्कोप ज़्यादा है, बट नॉर्थ इंडिया के अंदर वीएफएक्स का इतना इंडस्ट्रीज़ नहीं है, न इतनी कंपनीज है जो उनको इतनी ग्रोथ दे पाए। तो ये सेमिनार आज हमने आर्यभट्टा के अंदर करवाया था। आर्यभट्टा में इसलिए करवाया था ताकि हम वीएफएक्स की अवेयरनेस फैला सकें कि वीएफएक्स इंडस्ट्री क्या है, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उसके अंदर हम आगे कैसे लोगों को हम स्किल्स बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकते हैं और ख़ुद उनको कैसे हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और उनको एक ऐसी स्किल हम दे सकते हैं जो आगे मार्केट के अंदर बहुत वैल्यूबल स्किल है। तो ये हमने आज मिलके आर्यभट्टा कॉलेज के साथ में हमने मिलके ये सेमिनार किया है। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आर्यभट्टा कॉलेज को, उनकी टीम को, कि उन्होंने हमारे को ये सेमिनार करवाने के लिए
योग्य समझा और ये हमने सेमिनार किया और इनके स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें योगदान लिया। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन आंसरिंग में हमारी हुई है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ आर्यभट्ट कॉलेज को एंड यू ट्रेनिंग्स को। गुड नेम सर। गुड नेम। माई गुड नेम इज़ लक्ष्मी नारायण सेन। हम VFX आर्टिस्ट फ्रॉम 12 ईयर्स। मेरे को 10 से 12 साल ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वर्क कर चुका हूँ। 100+ मेरी मूवीज़ में मेरे क्रेडिट्स में मेरे नाम आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर मैं वर्क कर चुका हूँ। तो मुझे VFX का पूरी पाइपलाइन का पता है, उसका एक रोड मैप मुझे पता है। VFX फंडामेंटल क्या है, VFX कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। तो यही अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं अजमेर में आया हूँ। मैं अजमेर में ही रहता हूँ, अजमेर का ही हूँ। मैं स्टार्टिंग में यहीं रहता था, कुछ टाइम के लिए मैं बाहर गया था, इसीलिए ताकि मैं सारी पाइपलाइन में सीख सकूँ और आके अजमेर वासियों को इधर राजस्थान के अंदर। अजमेर के केसरगंज गोल चक्कर पर बनी 6 दुकानों के छज्जे सुबह अचानक भर कर गिर गए। हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद और नगर निगम की टीम व क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर की केसरगंज गोल चक्कर पर बनी 6 दुकानों के छज्जे सुबह अचानक भर कर गिर गए। हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर भी घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद और नगर निगम की टीम व क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय वार्ड के पार्षद का कहना है कि केसरगंज गोल चक्कर स्थित बनी दुकानें लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों को तो रिपेयर करवा लिया, लेकिन छज्जे को रिपेयर नहीं करवाया, जिसके कारण सुबह करीब 6:30 बजे 6 दुकानों के छज्जे भर कर नीचे गिर गए। इस हादसे में मिठाई की दुकान पर काम करने वाले एक मजदूर को चोट भी लगी है। इस मामले की सूचना नगर निगम को दी गई। टीम ने मलबे को साइड में करवाकर व्यवस्थाएं की। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा इन सभी दुकानों को नोटिस दिया जाएगा, जिससे कि इन दुकानों को सही करवाकर मरम्मत करवाई जा सके। इस हादसे के कारण दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं गनीमत रही कि यह हादसा सुबह हुआ। अगर यही घटना दोपहर में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सुबह हमें सूचना मिली कि केसरगंज गोल चक्कर के 5 दुकानों के सामने ये वो छज्जा गिर गया दुकानों के बाहर, जहाँ पर हम मौके पर पहुंचे हैं, एक बार देख रहे हैं। और नगर निगम की टीम आ गई है और टाटा पावर की भी टीम आ गई है और इनकी जांच कर रही है। क्या कोई ज़्यादा जनहानि तो नहीं हुआ इसमें? ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है। ये मिठाई की दुकान वाले के थोड़ी सी कुछ चोट लगी है, खरोंच लगी है, जिस पर उसको हॉस्पिटल लगे गए हैं। लापरवाही एक बार अभी नगर निगम की टीम आई है, वो एक बार जांच करके बताएगी क्या रहा, उसके बाद ही पता चलेगा। ये गोल चक्कर मार्केट है जो कि नगर निगम ने परोपकारी सभा को लीज पर दे रखा है और यहाँ पर ये कच्ची जो इनके छज्जे हो गए हैं, कच्चे छज्जे होने की वजह से 5-6 छज्जे एक साथ नीचे गिरे हैं। सुबह किसी प्रकार के जो लोग यहाँ बैठा करते थे दुकान के नीचे आके कई बार चाय पीते थे, वो आज नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, एक हलवाई की दुकान खुली थी, वहाँ एक बच्चा कढ़ाई में बैठने ही जा रहा था, इतने में ऊपर से चरचर करते हुए छज्जे एक साथ गिरे हैं और उस बच्चे को पड़ोस में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने जल्दी से बुला लिया बाहर, तो वो बच्चा बच गया है। थोड़ा सा उसको धमक आई है, इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कोई जनानी नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए इनको दुकानदारों को कहा गया है कि आप लोग अपने छज्जे बनवाएं। कुल कितने दुकानों के छज्जे टूटे हैं ऐसे? ये कम से कम 5-6 दुकान है, 5-6 दुकान है। हलवाई की है, मेडिकल की है, ये यहाँ पर दुकान है। बहुत पुरानी दुकानें हैं। कितने बजे घटना है? ये 6:30-7 बजे की घटना है और उस समय कोई था भी नहीं और बच्चों को ज़्यादा कोई जनहानि तो नहीं? जनानी नहीं। सबसे अच्छी बात यही है, बस ये है कि जो छज्जे पुराने हैं उनको दोबारा से रिपेयर करके दुकानदार बनवाएं, ताकि आगे किसी प्रकार की जनहानि होने की। ये दुकानें जब से यहाँ पे बनी ना, वो जब से हम यहाँ पे किराएदार है। हमारे पिताजी के टाइम पे बनी थी, तब से हमने ले रखी इसको। और जो अभी जो लीज पर इनको नगर परिषद ने परोपकारी सभा को दे रखी है कि वो इसका रखरखाव करें और किराया इनसे वसूल करें। किराया ले लेते हैं हर साल, 5% किराया बढ़ता है। हर साल 5% किराया बढ़ने के बाद भी हमारे को सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जाती है। अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसके लिए भी हमारे को पहले एप्लीकेशन लिख करके देनी पड़ती है कि हम ये सही कराएं कि नहीं कराएं। जब वो परमिशन देते हैं उसके बाद में हम उसको सही कराते हैं। ये कुछ भी नहीं कराते उसके अंदर, कि पैसे भी पूरे लेते हैं कि किस चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं है। नाम चेंज कराना हो तो उसके लिए पैसे लेते हैं। किस नाम से दुकान आपकी, कहाँ पे स्थित है? मेरी दुकान मुन्नालाल जैन गजकर नाम भंडार के नाम से है। केसरगंज में पास वाली दुकान है, 2 दुकान छोड़ के इनके जो छज्जा गिरा है। कुल कितनी दुकानों के छज्जे टूटे हैं? ये कम से कम 5 या 6 दुकानों की दुकान है। कौन कौन सी दुकान है? ये इसमें है राजेंद्र की दुकान है, एक दूध वालों की, एक गुलाब मेडिकल है, एक सीताराम पान वाले हैं और एक अपने कॉस्मेटिक और इनके कपड़े की दुकान है पास में। कोई ज़्यादा कोई जनहानि तो नहीं हुई है? जनहानि तो कोई नहीं हुई है, लेकिन नुकसान जो दुकान का काउंटर वगैरह टूट गए, छज्जे टूटे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात उजागर करना चाहता हूँ कि अजमेर का एक कनाट पैलेस है गोल चक्कर मार्केट, इसका ऑनर है परोपकारी सभा।
वो इन किराएदारों से पैसा लेके उनके नाम दुकानें कर देती है, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कोई भी पैसा लेके कुछ भी अतिक्रमण कर सकता है। कितने छज्जे कमजोर है, पूरा मार्केट ही इस तरीके से है कि एक दिन ये सारे छज्जे गिरेंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन को परोपकारी सभा को लाइन हाजिर करना चाहिए। इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, दुकानदार का कोई दोष नहीं है, दोष इन लोगों का है। और हमारी क्षेत्रीय पार्षद एक आवाज़ पर आके खड़ी हो जाती, जबकि आज उनका जन्मदिन है। उस दिन उन्होंने समय निकाला सभा के लिए, लेकिन आज तक पुलिस महकमा अभी तक इस चौकी का आया नहीं है, प्रभारी कोई आया नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई और परोपकारी सभा का बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, कोई जनहानि होती। निगम का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑनर्स है जो है परोपकारी सभा, वो पूरी तरह उनका एक आदमी ही नहीं अभी तक नहीं आया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है और पुलिस ने भी अपना कोई रोल नहीं निभाया। प्रशासन न टाटा पावर वाले आए हैं। इस तरीके से इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कि ऐसी जनहानि के टाइम में कम से कम जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हादसा बहुत बड़ा हो जाता। अजमेर नगर निगम की ओर से लिए जाने वाले यूजर चार्ज का विरोध अलग अलग बाजारों और क्षेत्रों में लगातार बढ़ने लगा है। इसी के तहत आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के नेतृत्व में 9 नंबर पेट्रोल पंप के आसपास के व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने क्षेत्र की दुकानें बंद कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर यूजर चार्ज का विरोध किया। अजमेर नगर निगम की ओर से लिए जाने वाले यूजर चार्ज का विरोध अलग अलग बाजारों और क्षेत्रों में लगातार बढ़ने लगा है। इसी के तहत आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के नेतृत्व में 9 नंबर पेट्रोल पंप के आसपास के व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने क्षेत्र की दुकानें बंद कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर यूजर चार्ज का विरोध किया। इस दौरान नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली व्यापारिक संगठन के व्यापारियों के साथ आमजन विरोध करते नजर आए। अजमेर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने कहा कि नगर निगम को व्यापारियों से इस सिलसिले में बातचीत करनी चाहिए। यूजर चार्ज को व्यवस्थित तौर पर लागू करना चाहिए, परंतु प्रशासन है कि अपनी हठ धर्मिता के चलते कदम नहीं उठा रहा। कहा कि निगम छोटे व्यापारियों से ही उतना ही चार्ज ले रही है जितना बड़े कारोबारी दे रहे हैं। ये पूरी तरह से अनुचित है, जिसके चलते आज अजमेर शहर के व्यापारी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने कहा कि ये प्रदर्शन तो अभी छोटे छोटे ट्रेलर है। अजमेर व्यापारिक महासंघ के साथ 124 संगठन शामिल है, जो निश्चित तौर पर यूजर चार्ज के खिलाफ आवाज उठाएगा। और जिस तरह 2022 में व्यापारियों ने एकता का परिचय देते हुए अजमेर ऐतिहासिक तौर पर बंद करवाया था, अगर नगर निगम अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ता है तो पुनः वही मंजर देखने को मिल सकता है। इसी दौरान व्यापारिक संगठनों व नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने अनिश्चितकालीन शहर बंद व उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। तो उसका स्लैब बनना चाहिए, व्यापारियों से बात करनी चाहिए, व्यापारी संघ से बात करनी चाहिए, मिलकर उसका यूजर चार्ज बना के फिर यूजर चार्ज लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सरकार जब से आई है, ये सरकार सभी को परेशान कर रही है। कभी यूजर चार्ज के नाम पर परेशान कर रही है, कभी कोई और टैक्स के नाम पर, इस तरह से पूरे GST के नाम पर, इस तरह से पूरा ये देखो आप, पूरा राजस्थान ही परेशान हो रहा है। और अजमेर तो जिसमें इतना परेशान हो रहा, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। यहाँ पर दोनों ने MLA हैं, दोनों MLA को कोई पड़ी नहीं है कि व्यापारियों की सुने या किसी की भी सुने। उन्होंने आज तक ये नहीं करा कि भाई हम लोग मिलकर व्यापारियों से बात करें और व्यापारियों से, उनकी सरकार है और सरकार में रहते हुए इन व्यापारियों को कोई लाभ दिलाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि यूजर चार्ज आपको स्लैब बना के, और अब जैसे बता रहे हैं व्यापारी लोग कि कोई ढाबा लिखा हुआ उसके ऊपर भी यूजर चार्ज उतना ही, किसी ने बेचारे ने रेस्टोरेंट लिख दिया तो उसके ऊपर 5000 यूजर चार्ज, मतलब कोई स्लैब नहीं है। और एक छोटी सी परचूनी की दुकान है, वहाँ कोई कचरे का काम नहीं है, उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। और जो बड़ी दुकान है जहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। जहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल पर भी यूजर चार्ज लगाया उतना ही, और 5000 जैसे मान लीजिए लगा दिया, और 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर भी 5000 यूजर चार्ज। तो ये क्या करना चाहती है ये सरकार, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज हर व्यक्ति सड़क पर है, हर व्यक्ति धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी ये लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने हठधर्मिता कर रखी है। ऐसी हठधर्मिता इस सरकार की नहीं चलेगी, इस प्रशासन की नहीं चलेगी। अगर इन्होंने अगर सही तरीके से व्यापारियों के साथ संबंध बना के, व्यापारियों के साथ बैठ के अगर यूजर चार्ज के ऊपर डिस्कशन नहीं किया कि यूजर चार्ज इस अजमेर शहर को
मतलब बंद करेंगे, लेकिन बंद करना एक इनकी भी बेचारे रोजी रोटी का सवाल होता है। आज 10 दिन बंद कर लेंगे, उनका क्या जा रहा, इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारा आंदोलन असफलता की ओर जाए, क्योंकि अजमेर का व्यापारी एक है। अभी तो ये छोटे छोटे टिलर दिखा रहे हैं हम व्यापारी, ये श्री अजमेर व्यापारी महासंघ अजमेर का बहुत बड़ा संगठन है। 124 व्यापारी एसोसिएशन हमारे साथ है, जिसका हम नेतृत्व करते हैं। आपने देखा हो पिछले साल 2022 में भी एक यूजर चार्जर व्यापारियों के मत्थे थोपा था, उसको अजमेर शहर के व्यापारियों ने एकता का परिचय दिखाते हुए 20 दिसंबर 2022 को अजमेर बंद कराया था, और अजमेर ऐतिहासिक बंद था। आप देख लीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इंदर कोट लंगर खाना 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ तक कि सारे अजमेर के एक एक बाजार एक एक गली में दुकानें बंद थी। तो अगर ये यूजर चार्जर व्यापारियों को वापस जो 2024 में 25 में लगाया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। श्री अजमेर व्यापार महासंघ आप देख लो, अजमेर के हर व्यापारी एक्शनों के पास जाता है। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो पहले तो एक दिन बंद हुआ, निश्चितकालीन के लिए अजमेर बंद कराएंगे। हमारे पास अजमेर का सारा व्यापारी हमारे साथ है, हमारे पास रोज फोन आ रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग है व्यापार। अजमेर के दरगाह बाजार स्थित होलीदड़ा की राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओसवाल पट्टी कटला में समन्वय नहीं करने के संबंध में अभिभावक व क्षेत्रवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के दरगाह बाजार स्थित होलीदड़ा की राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को ओसवाल पट्टी कटला में समन्वय नहीं करने के संबंध में अभिभावक व क्षेत्रवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि बालिका विद्यालय कई वर्षों से चल रहा है। विद्यालय में अत्यंत गरीब बेसहारा परिवार की बालिकाएं अध्ययनरत है और आसपास में अन्य कोई विद्यालय भी नहीं है। ओसवाल पट्टी कटला विद्यालय छात्र विद्यालय है, जहां हमारा अपनी बालिकाओं को छात्र विद्यालय में अध्ययन करवाना संभव नहीं है। मजबूरन हमारी बालिकाओं को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, जिससे बालिकाओं का भविष्य अंधकार की ओर प्रेषित होगा। जहां सरकार एक तरफ नए बालिका विद्यालयों का शिलान्यास करवा रही है, वहीं विभाग द्वारा विद्यालय के लिए ऐसे आदेश आना अनुचित है। अभिभावकों व क्षेत्रवासियों ने विद्यालय को समन्वय नहीं करवाने की मांग की है। हमारी ये समस्या है कि सर का कहना ये है कि जो होलीदड़ा स्कूल है वो ओसवाल स्कूल में शामिल करने के लिए, तो ओसवाल स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े लड़के पढ़ते हैं और हमारी लड़कियां भी बड़ी है। तो होलीदड़ा जो स्कूल है वो सिर्फ लड़कियों की स्कूल है 12वीं तक है, इसके अलावा और मतलब कोई स्कूल नहीं है ऐसी लड़कियों की। अब ये जब स्कूल लड़कियों के उसमें शामिल होगी तो हम नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां उस स्कूल में इस तरह से लड़कों के साथ पढ़ें। या तो ये स्कूल उसमें शिफ्ट ना किया जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है सर से, और जो स्कूल ये पहले थी पुरानी उसमें शिफ्ट कर दे उसको तैयार करके, और यदि आप इसमें शिफ्ट करना चाहते हो तो हमें को मजबूरन अपनी लड़कियों को पढ़ाने से बंद करना पड़ेगा, घर में रखना पड़ेगा। और नहीं तो जैसे ये चल रहा है, जैसे लड़कों की स्कूल अलग है और लड़कियों की स्कूल अलग है, उसी को रहने दीजिए और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम बस इतना ही चाहते हैं। आज किससे मिलने आए हैं? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखने आए हैं उनके आगे कि लड़कियों को जब आप कहते हो पढ़ाओ तो आप भी समझो कि लड़कियां जवान है, माँ बाप को डर लगा रहता है। इस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए। तो कोई भी पेरेंट्स यही नहीं चाहता कि अपनी जवान लड़कियों को लड़कों के बीच में पढ़ाए। ठीक है, ये एक स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियां हाँ पढ़ती हैं और 12वीं तक की स्कूल है। तो इस तरह से यदि सरकार की यदि ये बात है कि ये एक स्कूल की जाएगी तो हमें हमारी बच्चों को घर में रखना पड़ेगा और स्कूल छुड़वाना पड़ेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर, और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। राजस्थान नर्सेज संगठन के जिलाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में चेतन मीणा ने जीत दर्ज करवाई थी। इसी के तहत चेतन मीणा का जलन अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के नर्सेज द्वारा आज स्वागत किया गया। नर्सेज ने जिलाध्यक्ष मीणा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान नर्सेज संगठन के जिलाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में चेतन मीणा ने जीत दर्ज करवाई थी। इसी के तहत चेतन मीणा का जलन अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के नर्सेज द्वारा स्वागत किया गया। नर्सेज ने जिलाध्यक्ष मीणा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। नर्सेज ने कहा कि चेतन मीणा जिलाध्यक्ष पद पर कार्यरत होकर नर्सेज के हित में कार्य करेंगे। नर्सेज ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में पद पर कार्यरत अध्यक्ष ने यूनियन के साथ मिलकर काम किया, न कि नर्सेज के साथ मिलकर, जिससे कि नर्सेज में अविश्वास उत्पन्न हो गया। इस बार नर्सेज ने अपना विश्वास और समर्थन चेतन मीणा को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जिलाध्यक्ष के चुनाव में चेतन मीणा ने भारी मतों से प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। इसी के तहत आज नवनिर्वाचित चेतन मीणा का यूरोलॉजी विभाग की ओर से स्वागत किया गया, जहां इसी के तहत आज नवनिर्वाचित चेतन मीणा का यूरोलॉजी विभाग के नर्सेज द्वारा स्वागत किया गया। अध्यक्ष पद का चुनाव हमारे डिपार्टमेंट में कार्यरत यूरोलॉजी में यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा और काफ़ी भारी मतों से इन्होंने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद में आज हमने डिसाइड किया था कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग इनको बुला के इनका स्वागत करेंगे। इन्होंने अपने कीमती समय निकाल के और हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं और इनका हमने माल्यार्पण कर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। जी, हमें जो नर्सेज के अंदर एक मतलब अविश्वास था यूनियन के प्रति, यूनियन प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहा था, न कि आम नर्सेज के साथ मिला हुआ था। आम नर्सेज के कंधे से कंधा मिला के उनकी समस्याओं को सुनने का इन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, जो कि आम नर्सेज में ये विश्वास हुआ। उसके बाद इनको जन समर्थन भी मिला और आम समर्थन से ये विजयी हुए। नसीराबाद के निकटतम अवस्थित गांव पंचायत नांदला को नसीराबाद नगर पालिका से बाहर करने की मांग को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधीश को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस निर्णय से ग्रामीणों को कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त होगा। साथ ही ग्रामीण शहरीकरण की चकाचौंध के लिए उत्सुक नहीं है। नसीराबाद के निकट अवस्थित गांव पंचायत नांदला को नसीराबाद नगर पालिका से बाहर करने की मांग को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधीश को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि 2017 में नसीराबाद नगर पालिका का गठन हुआ था, तब से ही ग्रामीण ने नगर पालिका में शामिल नहीं होने को लेकर आपत्ति जताई है, परंतु 10 जनवरी 2025 में स्वायत्त शासन राजस्थान सरकार ने आदेशित किया कि गांव नांदला पंचायत की संपूर्ण सीमा क्षेत्र को नसीराबाद नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसका विरोध व आपत्ति करने के चलते ग्रामीण अजमेर मुख्यालय आज एकत्रित हुए। बताया कि यदि नांदला पंचायत नगर पालिका में सम्मिलित होती है तो ग्रामीणों को कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही ग्रामीण शहरीकरण की चकाचौंध के लिए उत्सुक नहीं है। नगर पालिका के कानून कायदे ग्रामीणों की समझ के परे हैं। साथ ही बताया कि समस्या को पूर्व में भी विधायक रामस्वरूप लांभा व नसीराबाद एसडीएम को अवगत करवाया गया और आपत्ति जताई गई। विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री व संबंधित अधिकारियों से इस संबंध पर चर्चा करेंगे, साथ ही समय रहते समस्या का समाधान भी किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा ग्राम पंचायत नांदला को नगर पालिका से बाहर करने की मांग को लेकर आज उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत नांदला जो नसीराबाद नगर पालिका के निकटतम है, लेकिन जब से नगर पालिका का गठन हुआ 2017 में, तब से ही पंचायत वासियों ने लगातार समय समय पर आपत्ति जताई है और विरोध जताया है कि हमारी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के अंदर ही रहना दिया जाए। लेकिन उसके बाद में जब मास्टर प्लान शामिल हुआ था, मास्टर प्लान में 13 गांव हैं और 3-4 पंचायतों को शामिल किया गया था। लेकिन 10 जनवरी 2025 को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके आदेशित किया है कि ग्राम पंचायत नांदला के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका नसीराबाद में शामिल कर लिया।
तो उसके विरोध में और आपत्ति जताने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत जब नगर पालिका में शामिल हो जाएगी तो ग्रामवासियों को बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा, नहीं जैसे नरेगा, और हमारे जो ग्रामवासी जो शहरी में आने के लिए उत्सुक नहीं है, हमारे ग्रामवासी से विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नगर पालिका के जो नियम फॉलो ग्रामवासी नहीं कर पाएंगे, हमारे पंचायतवासी पंचायत में रहना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने कल भी लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामस्वरूप जी लांबा साहब से भी हमने मिलकर के ज्ञापन देकर के आपत्ति जताई थी। उससे पहले हमने एसडीएम साहब नसीराबाद से भी आपत्ति जताई थी। तो एमएलए साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि सरकार से मिलकर के, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वो निश्चित तौर पे बाहर निकलाएंगे। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हम आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करने आए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत नानला को पंचायती रहना दिया जाए और नगर पालिका नसीराबाद से बाहर करे। इसके लिए हम ज्ञापन देना है और आपत्ति जताना है। क्या नाम है? मेरा नाम मान सिंह रावत, निर्वतमान सरपंच हूँ मैं, जो अभी दूसरी पंचायतों में तो प्रशासक बना दिया गया है। हमारी नगर पालिका में शामिल करने के कारण प्रशासक के आदेश हमारे जारी नहीं हुए, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्रशासक जो दूसरी पंचायतों के जारी हुए उसके अनुसार हमारे को प्रशासक घोषित किया जाए और नगर पालिका नसीराबाद से नांदला को बाहर किया जाए। अजमेर के जोन्सगंज नरसिंहापुरा में खाटू श्याम सेवा समिति व ऋषभ भाई टालवाले के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जहां इसी के तहत पिपलेश्वर महादेव मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा व भंडारे व प्रसादी का आयोजन 25 से 26 जनवरी तक किया जाएगा। अजमेर के जोन्सगंज नरसिंहापुरा में खाटू श्याम सेवा समिति व ऋषभ भाई टालवाले के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां इसी के तहत पिपलेश्वर महादेव मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारे व प्रसादी का आयोजन 25 से 26 जनवरी तक किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 25 जनवरी की सुबह को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो श्री कार्य सिद्ध बालाजी मंदिर रामगंज से शुरू होकर जोन्सगंज के मुख्य बाजारों से होते हुए पुनः पिपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। बताया कि इस कलश यात्रा में करीब 500 महिलाएं भाग लेंगी। कलश यात्रा के बाद शाम को मंदिर में खाटू बाबा के मधुर भजनों से युक्त भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं 26 जनवरी की सुबह श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी होगा। इसी के साथ ही शाम 5 बजे बाबा की महाआरती का आयोजन होगा और शाम 7 बजे विशाल भंडारे का आयोजन भी करवाया जाएगा। जोन्सगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में हमारे मीडिया भाई जो हमारे यहाँ हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे हैं, उन सभी का खाटू श्याम सेवा समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोन्सगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय 25 और 26 जनवरी 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन बहुत ही भव्य और विशाल आयोजित होने जा रहा है। यह कार्यक्रम खाटू श्याम सेवा समिति और ऋषभ भाई टालवाले के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना इस प्रकार से है कि 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार प्रातः 9 बजे श्री कार्य सिद्ध बालाजी रामगंज से कलश यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा लगभग अनुमानित अभी तक जो हमारे पास पंजीकरण हो चुका है, लगभग 500 महिलाएं अभी तक पंजीकरण हो चुकी है। वहाँ से हमारी कलश यात्रा प्रारंभ होगी और रामगंज से प्रारंभ होकर के वार्ड 41 जोन्सगंज स्थित मुख्य मार्गों से होते हुए पुणे पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर आकर के वो कलश यात्रा संपन्न होगी। तत्पश्चात 25 जनवरी 2025 को शनिवार को ही सांध्यकालीन भक्ति संध्या का खाटू श्याम जी का भव्य कार्यक्रम रखा गया है और 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके पश्चात शाम को 7:30 बजे से 5:30 बजे आरती होगी, महाआरती होगी। उसके बाद में 7:30 बजे विशाल भंडारे का, सामूहिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि बहुत समय से हमारे वार्ड के अंदर सभी देवी देवताओं के लगभग मंदिर हैं, लेकिन खाटू श्याम जी का मंदिर हमारे वार्ड में जोन्सगंज में नहीं है। रामगंज में है लेकिन जोन्सगंज में नहीं है। तो यहाँ जो भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं, आजकल
जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय वर्तमान के अंदर या तो खाटू श्याम जी या आपके महाकाल या फिर आपके सांवलिया सेठ, इस समय मतलब जो महिमा है इन्हीं की है। तो हमारे जैसा कि ये धार्मिक बहुत बड़े धार्मिक नेता है हमारे ऋषभ भाई, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने, वार्ड वासियों ने इनसे कहा कि ऋषभ भाई आप इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन इस वार्ड में करवाते हैं, जैसा कि अवधपुरी जोन्सगंज बस्ती के अंदर 15 से 20 तारीख को इन्होंने 3 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो इनसे कहा गया कि आप एक खाटू श्याम जी के मूर्ति की स्थापना पीपलेश्वर महादेव मंदिर में कराएं। तो हमारे भाई ने शहर से उस चीज़ को स्वीकार किया और उसी कड़ी में माताओं बहनों की और सभी वार्डवासियों की मांग पर, उनके अनुरोध पर यहाँ 25 और 26 को कार्यक्रम होने जा रहा है और आप सभी भी इस कार्यक्रम की। खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।